आज हम जाएंगे वहां जहां भस्मासुर भस्म हुआ था। आज हम जाएंगे वहां जहां पांडवों ने अज्ञातवास निकाला था। आज हम जाएंगे वहां जहां भीम ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाई थी। 75 फीट के शिवलिंग जहां साक्षात शिव बसते हैं। आज हम जाएंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक पे। आज हम जाएंगे साक्षात देवों के देव महादेव के पास। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज है 22 जुलाई और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 एंड फाइनली आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से वापस आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो बेसिकली आज का जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं वो तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल आपको इतना बता देता हूँ कि ट्रिप जो है वो 3 से 4 दिन का रहने वाला है। तो अभी बज रहे हैं 5 एंड 5:30 बजे हम लोग को यहाँ से निकलना है। तो अभी मैं ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ। फिलहाल जल्दी से तैयार होता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। किसी ने सच कहा है कि भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते। इसके लिए आपको कड़ी तपस्या करनी होती है, तब जाकर कहीं भगवान के दर्शन नसीब होते हैं। आज के समय में वो कड़ी तपस्या तो नहीं की जाती, लेकिन आज भी भक्तों को भगवान के दर्शन के लिए कई जतन करने होते हैं। कहा जाता है वो नसीब वाले होते हैं, वही इन जगहों पर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर पाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में सबसे कठिन यात्रा कैलाश मानसरोवर की है और उसके बाद अमरनाथ गुफा। लेकिन क्या आप इससे भी कठिन यात्रा श्रीखंड के बारे में जानते हो? नहीं? तो आज इस व्लॉग में मैं आपको इसी यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए एक अद्भुत सफ़र पर चलते हैं। रामपुर बुशहर से लगभग 19 किलोमीटर दूर निर्मंड में देवढाक नाम से एक प्राचीन शिव गुफा है। कहा जाता है कि श्रीखंड महादेव की यात्रा से पहले आपको यहाँ भोलेनाथ से यात्रा सफल होने की आज्ञा लेनी पड़ती है, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। इसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए मंदिर। अब दर्शन करते हैं और फिर से बात करेंगे। श्रीखंड की पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। उसने कठोर तपस्या से भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वह जिस किसी पर भी हाथ रखते वह भस्म हो जाए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए गुफा में, जहां पर शिव जी भगवान विराजित थे। और कहा जाता है कि इसी जगह से जो शिव जी भगवान वो श्रीखंड के लिए गए थे। फिर उसके मन में पाप आ गया और वो माता पार्वती से विवाह करने के बारे में सोचने लगा और वह भगवान शिव पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करना चाहता था। सो ये आप देख सकते हैं, इस तरह का कुछ एंट्रेंस है जहाँ से आप अंदर आओगे और ये सीढ़ियाँ और इतनी सी जगह आपको देखने को मिलेगी। भस्मासुर से बचने के लिए शिव इसी गुफा से श्रीखंड कैलाश गए थे। एंड ऐसे वो शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से हम लोग अभी आए। एंड गाड़ी आप देख सकते हो उस जगह पे हमने पार्क करी हुई है। तो ऊपर आते हालत थोड़ी पतली हो गई बिकॉज सुबह से हम लोग चल रहे हैं, तो बहुत गंदे तरीके से थके हैं अभी तो। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी गाड़ियों के पास और सबकी हालत आप देख सकते हैं, नॉर्मल है। हमारे इस सफ़र की शुरुआत होती है हिमाचल के सोलन शहर से कुल्लू के जौन गांव, जहां से इस मुश्किल यात्रा की शुरुआत होती है। 3 किलोमीटर चलने के बाद हम सिंघाड़ पहुंचते हैं, जहां पहला बेस कैंप है।
यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए खाने और अन्य सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध है। सिंघाड़ इस यात्रा का पहला बेस कैंप है, इसलिए आपको यहाँ काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी। इस बार ऑफिशियल यात्रा का समय था 11 जुलाई से 24 जुलाई। इस दौरान आपको सिंघाड़ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको 200 रुपये पे करने पड़ते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर मेडिकल कैंप भी देखने को मिल जाएगा। कोई श्रद्धा से, कोई शौक से, कोई सनक से, तो कोई पागलपन में। हर साल हजारों लोग अपने मकसद और अरमान लिए श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए आते हैं। कुछ दर्शन कर पाते हैं तो कुछ रह जाते हैं। सिंघाड़ के बाद जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे प्रकृति के नज़ारे भी और ज़्यादा खूबसूरत होते चले जाएंगे। एक तरफ जहां आपको घने जंगल से गुजरना है, वहीं एक तरफ नदी का तेज बहाव आपको डरा भी सकता है। हर एक पत्ता ऐसे दिखाई देता है जैसे अभी उगा हो। आज है 23 जुलाई और सुबह के लगभग 7:30 बजे हमने सिंघाड़ से अपना ट्रैक स्टार्ट किया और हमारा प्लान था कि आज हम भीमद्वारी तक तो पहुंच के रहेंगे। सो बेसिकली हमारा 7 लोगों का ग्रुप था और हम सभी का ये फर्स्ट ट्रिप था श्रीखंड महादेव का। तो हम एक्साइटेड भी थे और थोड़े घबराए भी हुए थे कि 35 किलोमीटर का डिफ़िकल्ट ट्रैक हम कैसे कंप्लीट करेंगे। जया बोले। वैसे इस यात्रा को लेकर हमने काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ था, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें समझ आने लग गया था कि इस यात्रा को 5 कैलाशों में सबसे डिफ़िकल्ट यात्रा क्यों कहा जाता है। श्रीखंड महादेव ट्रैक आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। परिस्थितियां आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से चैलेंज करती है। रास्ता हर कदम पर आपसे सवाल करता है, जैसे आपसे यहां आने का कारण पूछता हो। मॉनसून में ट्रैकिंग करना थोड़ा मुश्किल और ख़तरनाक हो सकता है, पर मज़ेदार बहुत होता है। एकदम ग्रीन, फ्रेश। तो हम लोग जो है 7 बजे सिंघाड़ा से चले एंड यहाँ पर थोड़ा आगे चलने के बाद जो है आप सामने देख सकते हो वहाँ पर टेंट लगे हुए हैं एंड यहाँ पर लग रहा है कि अब लंगर व्यवस्था हमको देखने को मिल जाएगी, बिकॉज नीचे तो ऑलमोस्ट सारी शॉप्स हैं। एक जगह पर जो है मेडिकल कैंप और रजिस्ट्रेशन हो रही है जहाँ पर ऑफलाइन, वहाँ पर वही है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे को लंगर मिलता है नहीं मिलता है। नहीं तो हमारा प्लान ये है कि आज के दिन में हमें जो है वो भीमद्वारी या फिर पार्वती बाग तो पहुँचना ही है किसी भी हालत में। तो हम हार्डली अभी सिंघाड़ से 2-3 किलोमीटर आए होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो लंगर व्यवस्था है। तो खाने पीने की आपको अगर ऑफिशियल यात्रा है तो इतनी दिक्कत होने वाली नहीं है। एंड ये हमारी सहपाठी लोग। हर हर महादेव।
जय शिव शंकर। तुम भी बोलो पीछे जाके। हर हर महादेव। हेलो हेलो, आप देख सकते हैं यहाँ पर इधर ही हो रामपुर से। श्रीखंड महादेव की यात्रा कहने के लिए तो जौन गांव से शुरू होती है। यहाँ आकर सड़क ख़त्म हो जाती है और वहाँ से फिर आपको 4 किलोमीटर पैदल चलना होता है सिंघाड़ तक। इससे कुछ 3 किलोमीटर आगे आता है भराटी नाला। यहीं से आपकी असली श्रीखंड यात्रा शुरू होती है। हर 10-20 कदम के बाद कहीं ना कहीं आपको पानी रिसता हुआ दिखाई देगा। चारों तरफ बादलों का बाजार लगा होता है। फिर बस चलते जाओ नाले को पार करते हुए। ये जो आप जगह देख रहे हो ये है भराटी नाला और यहाँ से 8 किलोमीटर का एकदम सीधा स्ट्रेच है जिसको डंडाधार बोलते हैं। सबसे पहले डिफिकल्टी जो आपको देखने को मिलेगी वो है डंडाधार। तो गाइस ये जो आप नीचे पुल देख रहे हो, यहाँ से डंडाधार की जो चढ़ाई है वो शुरू हो गई है और ये चढ़ाई है 8 किलोमीटर की। तो अब देखते हैं हम इस चढ़ाई को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। और एक बार आपको चढ़ाई दिखा देता हूँ। ये पूरी चढ़ाई कुछ इसी तरह की रहने वाली है, 8 किलोमीटर की। तो अभी तो फिलहाल प्लानिंग यही है कि ज़्यादा तेज़ नहीं चलेंगे यहाँ पर, बट हमारे साथ सारे लोग जो है वो पहाड़ी लोग हैं, तो इतना टफ नहीं अपने लिए। बोले जैसे जैसे आप चढ़ते जाते हैं जंगल घना और शांत होता जाता है। पेड़ पौधे आपको घेर लेते हैं। मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है और मानो सारी दुनिया जैसे पीछे रह जाती है। और इसको डंडाधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चढ़ाई एकदम डंडे की तरह सीधी है। हमारा प्लान था कि भीमद्वारी तक पहुंचा जाए, पर थाचड़ू पहुंचते पहुंचते हमारी हालत खराब हो गई। पहाड़ की कभी न खत्म होने वाली चढ़ाई के बाद पहला पड़ाव आता है जिसे थाचड़ू कहते हैं। ये स्थान 3250 मीटर की ऊंचाई पे है। यात्रा के दौरान यहाँ पर पर्सन टेंट आपको 300 से 350 रुपये तक पड़ जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको लंगर व्यवस्था भी देखने को मिल जाएगी। थाचड़ू पहुंचकर हमने यहाँ लंच किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आपको लंगर व्यवस्था देखने को मिल जाती है।
थाचड़ू पहुंचते पहुंचते बारिश भी शुरू हो गई और फिर जैसे रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद काली टॉप तक का ट्रैक थोड़ा इजी है, पर बारिश की वजह से हमारी स्पीड थोड़ी कम हो गई थी। फिर 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं काली घाटी, जिसे काली टॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवी काली का निवास स्थान माना जाता है। अगर मौसम साफ हो तो श्रीखंड महादेव शिवलिंग को इस स्थान से आसानी से देखा जा सकता है। काली टॉप से भीमतलाई की ओर 1 किलोमीटर का डाउनहिल स्ट्रेच है। सो हम लोग पहुंचने वाले हैं भीम टाबरी एंड फाइनली जो फॉग है वो थोड़ा हटा है और अब आपको ऊपर तक का व्यू दिख रहा होगा जहाँ से हम लोग चलते हुए आए हैं। और दूर दूर तक आपको ग्लेशियर और फॉग ही दिखने को मिलेगा एंड वो जगह पर अभी हमको पहुंचना है। तो आप रास्ता देख सकते हो किस तरह का रास्ता हमें देखने को मिलेगा। जगह जगह का झरने ही झरने यहाँ पर है। भीमतलाई पहुँचते पहुँचते हमें ऑलमोस्ट शाम के 6:30 बज गए। झरने, ग्लेशियर, उतराई, चढ़ाई, मानो जैसे शरीर अब जवाब देने लग गया था। रात करीब 8 बजे हम पहुँचे कुंसा और हम आगे ना जाकर अब यहीं रुकने का डिसाइड कर लेते हैं। सुबह जब हम उठे तो कुंसा का नज़ारा देख के मानो जैसे सारी थकान गायब हो गई। ये जो सामने आप हिल देख रहे हैं ये है काली टॉप और ये है भीमतलाई, और यहाँ से चलते चलते हम लोग कुंसा पहुँचे। आज है 24 जुलाई और करीब सुबह 11 बजे हमने कुंसा से अपना ट्रैक स्टार्ट किया। हम लोग लेट इसलिए थे क्योंकि आज हमें सिर्फ पार्वती बाग तक पहुँचना था। पिछले दिन हमने सिंघाट से कुंसा तक लगभग 19 से 20 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया, तो शरीर को थोड़ा आराम तो चाहिए था। इस ट्रैक में भी आपको उतराई चढ़ाई के साथ झरने और कहीं कहीं ग्लेशियर दिखने को मिलेंगे। तो बस फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं भीम द्वारी एंड मौसम आप देख सकते हो, जब से चलना स्टार्ट किया तब से बारिश हो जा रही है। तो ऐसे में हर जगह वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक हाथ में जो है वो स्टिक पकड़नी है, एक हाथ में छाता रहेगा। तो वीडियो मैं बहुत कम बना रहा हूँ वेदर की वजह से एंड जगह जगह पर आपको इस तरह के जो है वो नाले देखने को मिलेंगे। करीब दोपहर 2 बजे हम पहुंचते हैं भीमद्वारी। भीमद्वारी में एक जगह है, कहा जाता है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था तब भस्मासुर ने उनके साथ नृत्य करते हुए खुद ही के सर पे अपना हाथ रख लिया और वो भस्म हो गया। आज भी इस जगह की मिट्टी लाल दिखाई देती है। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और आज है 24 जुलाई। हम लोग जो है वो भीमद्वारी पहुँचे एंड काफ़ी टाइम से जो है वो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग जो टेंट में रुके थे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरा भीमद्वारी है। ये आप देख रहे हो ये पूरा भीमद्वारी है एंड बारिश बहुत तेज़ हो रही है एंड झरना आप देख सकते हो कितने तेज़ी से बह रहे हैं। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो अभी हम लोग जो है वो टेंट में रुके थे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर तो क्या मतलब 1 घंटा हो गया हमें टेंट में बैठे। तो यहाँ पर हमने लंच किया है, अब यहाँ से चल रहे हैं आगे पार्वती बाग जाएंगे एंड वहाँ पर फिर स्टे करना है हमें। नेक्स्ट डे हम लोग फिर श्रीखंड के लिए निकलेंगे एंड वहाँ देख सकते हो आप वहाँ पर आपको थोड़े लोग चलते हुए दिख रहे होंगे। अगर अभी फॉग नहीं होती तो यहाँ से जो है वो पार्वती बाग दिख जाता है। तो अभी फॉग बहुत ज़्यादा है, बारिश कंटिन्यूस हो रही है, तो
थोड़ी दिक्कत हो रही है ट्रैकिंग करने में। यहाँ आपको दिखाई देगा पार्वती झरना। बारिश के समय इसको पार करना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। इसके बाद 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई आती है जिसे आप धीरे धीरे पार कर सकते हो और फिर आप पहुंच जाते हो इस यात्रा के आखिरी बेस कैंप पार्वती बाग में। मान्यता है कि यहाँ पर कई दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं जिन्हें छूकर आप प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ ज़्यादा देर रुकने से कई यात्री बेहोश भी हो जाते हैं। माना जाता है कि यह बगीचा माता पार्वती ने लगाया था। अब हम जाएंगे पार्वती बाग से नैन सरोवर। पार्वती बाग से हमने सुबह करीब 4 बजे इस सफ़र को शुरू किया क्योंकि आज का दिन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत लंबा होने वाला था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बर्फ़ बढ़ती जाएगी और पूरा ट्रैक बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर होगा। इसके अलावा आपको यहाँ खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी। इस ट्रैक पर वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है, कभी बारिश कभी धूप, तो कब ये पूरा एरिया बादलों में घिर जाए पता ही नहीं चलता। यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि आपका जो बैग है वो लाइट वेट होना चाहिए बिकॉज़ सफ़र काफ़ी लंबा है और थकान जल्दी हो जाएगी। और आपको अपने साथ एक पानी की बोतल रखनी है। और ध्यान रहे, नैन सरोवर से श्रीखंड महादेव के बीच नैन सरोवर आखिरी जगह है जहाँ आपको पानी मिलेगा। इसके बाद आपको कोई पानी नहीं मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि ये सरोवर माता पार्वती के आंसुओं से बना है क्योंकि शिवजी भगवान समाधि में चले गए थे तो उनके विलाप में ये पूरा सरोवर माता पार्वती के आंसुओं से भर गया। नैन सरोवर से श्रीखंड महादेव का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 3 किलोमीटर का है और ये इस ट्रैक का सबसे डिफ़िकल्ट पैच है। यहाँ आपको चलने के लिए अच्छे शूज़ चाहिए क्योंकि यहाँ से फिसलना मतलब सीधा मौत। यहाँ मौसम भी बहुत तेज़ी से बदलता है तो एक विंड शीटर अपने साथ रखिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ऑक्सीजन लेवल घटता जाएगा और यहाँ हवा भी बहुत तेज़ चलती है। इस चढ़ाई का भी अपना ही एक इतिहास है। इसे भीम की सीढ़ी भी कहा जाता है। कहा यह जाता है कि भीम ने पांडवों के लिए स्वर्ग के लिए यहीं से रास्ता बनाया था। अगर आप एनर्जी में विश्वास नहीं रखते, शिव में विश्वास नहीं रखते तो एक बार इस ट्रैक पे ज़रूर आएं क्योंकि इस सफ़र में आपको हर हर महादेव बोलते हुए आप कब ये चढ़ाई पूरी कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब पहली बार आप इस विशाल शिवलिंग को देखते हो तो आपकी पूरी थकान जैसे गायब हो जाती है और दिल में इतने इमोशन आ जाते हैं जिन्हें आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। श्रीखंड महादेव की वन साइड ट्रैकिंग लगभग 35 किलोमीटर की है, यानी लगभग आपको 70 किलोमीटर की टोटल ट्रैकिंग करनी होगी। श्रीखंड महादेव भगवान शिव के निवास स्थानों में से एक है और हिंदुओं का तीर्थ स्थान इसे माना जाता है। यहाँ से शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 75 फीट है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 18,570 फीट। हरे हरे शंभु
शंभू शंभू महादेवा शंभू 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 महादेव शंभू 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 महादेवा शंभू 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 महादेव शंभू 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 महादेवा शंभू 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 महादेव। यहाँ से 360 व्यू देखते ही बनता है। चारों तरफ बादलों की सफ़ेद परत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियाँ, यात्रा के ख़त्म होने का यकीन ही नहीं हो रहा था। तो कुछ ऐसी रही हमारी श्रीखंड की यात्रा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी ही सही। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर शंभू। बोलो श्रीखंड महादेव की। हर 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 बम 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 हर हर बम 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 शंभू। हरे हरे शंभू 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 महादेव।